सोच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत की बात में आज बात होगी 5वें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर के, जो कि अब समाप्त हो चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। वहीं महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की एक सीट पर आज वोट डाले गए। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर भी मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया है। इस चरण में सारण, हाजीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 52.35% मतदान हुआ। इसमें सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में 55.30%, तो सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम मधुबनी में 49% वोट जो है वो डाले गए। सारण से एनडीए प्रत्याशी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत भी की और उन्होंने 3 बूथों पर गड़बड़ी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इधर मधुबनी में पुलिस ने एक युवक को फर्जी वोट डालने के आरोप में हिरासत में लिया है। तो हम बता दें कि बिहार की इन सभी सीटों पर जो है वो वोट शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मतदान समाप्त हो चुका है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है? संजय जी, तो 5 के किसके दावे दमदार, 5वां दौर किसका चलेगा जोर, यही सवाल जो है वो सभी के जहन में है। हालांकि ईवीएम मशीन जो है उसे बंद कर दिया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव भी संपन्न हो चुका है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के कुछ जगहों पर जो है वो गड़बड़ी की शिकायत आई। सारण से एनडीए प्रत्याशी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, शांतिपूर्ण तरीके से बिहार की 5 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, लेकिन सारण से एनडीए प्रत्याशी और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायत भी की और उन्होंने 3 बूथों पर गड़बड़ी को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हाँ बिल्कुल, देखिए रेखा, 5वें चरण के मतदान संपन्न हो गए और पूरे बिहार में कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई है, जिसकी जानकारी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के अधिकारी ने दी है। वहीं बात करें तो सबसे अधिक वोटिंग जो हुई है वो बिहार के 52% ही वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे आगे सीतामढ़ी के लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है। वही बात करें मधुबनी की तो मधुबनी में सबसे कम वोट प्रतिशत देखे गए हैं, 49% ही जो है वोटों की प्रतिशत बताई गई है। और वही बात करें मुजफ्फरपुर तो 55.30% ही मतदान हुए हैं। वहीं सारण की बात करें तो 50.46%, वहीं हाजीपुर में 53% मतदान हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं, जिस तरीके से आप बता रही हैं कि सारण की जो घटना बता रही हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे विस्तार से इसकी जानकारी दी है कि जो भी घटना की सूचना मिली वहां पर तुरंत कार्रवाई भी की गई और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। कई जगहों पर फर्जी वोट डालने वाले भी पकड़े गए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में 5 चरणों के मतदान संपन्न हुए और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौसम ने साथ दिया है, क्योंकि बिहार के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भी हुआ और वोट प्रतिशत बढ़ने के पीछे वजह रही मौसम। पहले चरण की मतदान की स्थितियां देख लें, दूसरे चरण की मतदान की स्थितियां देख लें, तीसरे चरण, चौथे चरण में मौसम कहीं ना कहीं गर्म था और धूप की वजह से लोग घरों से नहीं निकले थे। लेकिन आज जो मौसम ने साथ दिया है, कई जगहों पर तो बारिश भी हुई है। जब हम रास्ते में मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से चले थे तब वहां पर खास तौर पर बारिश बहुत तेज हुई और बारिश होने की वजह से लोग थोड़े बहुत ही घर से निकले। लेकिन जब शाम के 6 बजे बारिश होने लगी तब अचानक जो है मतदान वहीं पे थम गया और सुबह से ही मतदान जब 7 बजे मतदाता जब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे
खास तौर पर महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कई महिलाओं ने तो जलपान भी नहीं किया था, लेकिन मतदान करने पहुंच गई थी। कहा कि परिवार के लोगों ने मुझे कहा कि पहले नाश्ता पानी नहीं बनाएंगे, पहले घर में ज़रूरी जो पहले देश के लिए चुनना है, देश के हित के लिए चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, तो इसलिए पहले मतदान करेंगे। तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ख़ास तौर पर मतदाता जो है वो काफ़ी खुश नज़र आए, क्योंकि इसके पीछे वजह थी मौसम। और जिस तरीके से मौसम ने साथ दिया इस 5वें चरण में, आपको तीसरे चरण में भी मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला था, जिसके वजह से वोट प्रतिशत बढ़े थे। लेकिन आज भी वोट प्रतिशत बढ़ने के पीछे आप पहले चरण के अपेक्षा दूसरे चरण में देखें तो कम थे, लेकिन 5वें चरण में वोट प्रतिशत बढ़े हैं, जिसके पीछे वजह मौसम है। हाजीपुर में भी बारिश हुई है, मौसम ने साथ दिया। मुजफ्फरपुर में भी बारिश हुई है, सीतामढ़ी में भी बारिश हुई है। तो ऐसे में जो मौसम सुबह से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल जो है छाए हुए थे, जिसके वजह से लोग घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं। लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है, कई लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है। तो ऐसे में वोट प्रतिशत बढ़ने का पीछे वजह साथ दिया मौसम। जी रेखा, के नाम पर जो है वो वोट किया है और इसका नतीजे जो है वो किसके पक्ष में आते हैं वो 4 जून को ही तय होंगे। लेकिन सवाल ये रहा है संजय, चूंकि आप इस दौरे के दौरान आप हाजीपुर भी पहुंचे, आप सीतामढ़ी भी पहुंचे, किस तरीके का उत्साह और उमंग नजर आया? और जो जब लोगों से मुलाकात हुई, लोगों से बातचीत हुई, तो समीकरण किस तरीके का नजर आया? किसका पलड़ा जो है वो इन जगहों पर भारी नजर आया संजय? देखिए, हाजीपुर की बात करें रेखा, तो वहाँ पर यादव और पासवान की सबसे ज़्यादा संख्या है। वोट प्रतिशत भी देख लें तो वहाँ पर यादवों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहाँ पर हाजीपुर में खास तौर पर पासवान जाति के लोगों की वर्चस्व रहा है और पासवान जाति से चिराग पासवान आते हैं। तो जो शहरी इलाका है रेखा, उस इलाकों में कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट है डाले गए हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, जहां अभी भी इंटीरियर एरिया है, जहां पर विकास नहीं पहुंचा है, उन इलाकों में कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के वर्चस्व रहे। तो वहां पर जातीय आधारित जब से गणना हुआ बिहार में, उस आधारित गणना के हिसाब से लालू यादव ने जो है सीट को बंटवारा किया और उसके बाद जो है वोट प्रतिशत उसी अनुसार दिखे गए। हाजीपुर में यादवों की संख्या भी ज़्यादा है और उसके बाद आप मुसलमानों की संख्या भी देख ले तो अधिक है। तो ऐसे में यादव और मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और इंडिया गठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट डाला। तो वहीं आप बात करें एनडीए की, तो एनडीए में जो घटक दल हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू, चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वहीं आपको बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है। तो ऐसे में जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की बात कर ले, सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर उनके पक्ष में वोट डाले। तो समीकरण जो है वो बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से किया गया है। तो इस बार का चुनाव जो है वो लालू प्रसाद यादव भी इस बार बाहर हैं, तो वो समीकरण को बहुत बारीकी से देख रहे हैं रेखा। तो इसलिए आप जहां जाएंगे तो वहां पर जाति के आधार पर लोग वोट डाल रहे हैं। अब अगर यादव की संख्या में आप आएंगे तो जाहिर सी बात है यादव मतलब लालू यादव। दूसरा, अगर मुसलमानों की देख ले तो मुसलमानों को भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही वोट डाल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका समीकरण जो है वो बिहार में काफ़ी बहुत मायने रखता है। तो हाजीपुर इस बार कांटे की टक्कर है, शिवचंद्र राम आरजेडी से हैं। दूसरी ओर बात करें तो हाजीपुर से चिराग पासवान हैं और वहीं सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण है, कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो ब्राह्मण और भूमियारों की संख्या जो है वहाँ पर कम है। लेकिन अगर अर्जुन राय को देख ले तो पूर्व में भी सांसद रहे हैं, तो वहाँ पर यादवों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से यादव और मुसलमान एक तरफ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये समीकरण बिहार में बहुत मायने रखता है इस बार के चुनाव में। तो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो उसी आधार से टिकट भी बंटवारा किया है। मधुबनी की बात करें तो वहाँ पर फातमी हैं, तो फातमी साहब को भी काफ़ी अच्छा खासा वोट मिला है। और जितने भी मुसलमान हैं, यादव हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं खास तौर पर, तो वहाँ पर भी उन्हें वोट बढ़ चढ़ कर मिला है। तो इस बार का समीकरण बिहार के 5वें चरण में
कई अलग अलग मुद्दे देखने को मिले हैं। आप तेजस्वी यादव को देख ले, अकेले ही मोर्चा संभाल कर रखे हैं, और विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनके साथ नजर आ रहे हैं। सीतामढ़ी में लगातार उनकी सभाएं हुई, वहीं अमित शाह भी गए, लेकिन वहां पर वैश्य समाज नाराज चल रहे थे सीतामढ़ी में, जिसको लेकर देवेश चंद्र ठाकुर ने अमित शाह का कार्ड खेला। और अमित शाह जब वहां पर रोड शो कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, तो उन्होंने वैश्यों को मनाने की कोशिश की और कहा कि वहां पर सबसे बड़ा अगर बात करें तो सीतामढ़ी में मां जानकी की धरती है, वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये कार्ड खेला है रेखा। तो यहाँ पर समीकरण बहुत ही मायने रखता है 5वें चरण में। और 5वें चरण के जो मतदान हुए हैं, जिसमें लालू यादव खुद सारण की धरती पर प्रचार कर रहे थे, राबड़ी देवी खुद कर रही थी मीसा भारती रोहिणी आचार्य के लिए, तो वहाँ पर भी कांटे की टक्कर थी। और राजीव प्रताप रूढ़ी जिस जाति से आते हैं, उस जाति का भी वहां पर बोलबाला। अगर यादव और मुसलमान और बाकी जो जातियों के लोग हैं, मुकेश सहनी जिस समाज से आते हैं, सहनी समाज से, उनका वोट अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए भारी पड़ सकता है। वहां सीतामढ़ी में भी अगर यादव और मुसलमान और सहनी समाज अगर एक तरफ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है, और वैश्य समाज भी नाराज हैं, अगर वो अर्जुन राय के तरफ हो जाते हैं यानी आरजेडी के तरफ हो जाते हैं, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर को पछाड़ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ पर ब्राह्मण जातियों की संख्या है, वैश्य समाज की संख्या है, और जो बाकी जो समीकरण है, कायस्थ समाज हैं, बाकी अन्य जातियों को भी देख लें तो बीजेपी फैक्टर रखता है वहाँ पर। आज सुनील कुमार पिंटू वहाँ से उनका टिकट कटा है, तो वो वैश्य समाज से आते हैं। इसके वजह से भी वैश्य समाज में नाराजगियाँ हैं, जिसके वजह से इसका फ़ायदा जो है अर्जुन राय को मिल सकता है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर भी कांटे की टक्कर है, वहाँ पर लगातार वो भी प्रचार कर रहे थे, और अमित शाह के जाने से कहीं ना कहीं वैश्य समाज में एक बड़ा इम्पैक्ट गया था, जिसके वजह से इसका फ़ायदा उन्हें मिला है। तो अब जब 4 जून के जब नतीजे आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर रेखा किस तरीके से जो और उसके ही मुताबिक देश का पीएम कौन होता है, ये 4 जून को ही तय होगा। लगातार हर जगह से हमारे सहयोगी जो है वो चीज़ों को ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आज भी हमने यही कोशिश की कि 5वें चरण में किस तरीके का रुझान जो है वो मतदान केंद्रों पर नजर आया, किस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे, वो तमाम तस्वीरों से हम दर्शकों को रूबरू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी वोटिंग जो है वो आज हुई है, और इसमें यूपी की सबसे हॉट 2 सीटें रायबरेली और अमेठी ऐसी है जिन पर पूरे देश की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। अमेठी सीट पर साल 2019 में 54.05% मतदान हुआ था, जबकि रायबरेली लोकसभा सीट पर साल 2019 में 56.31% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस बार इन दोनों सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक है। यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से एक बार फिर भाजपा की स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, जो इस बार भी रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही हैं। वहीं साल 2019 में स्मृति ईरानी ने जो है वो इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। वहीं इस बार कांग्रेस ने अमेठी से स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी को ना उतारकर गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। किशोरी लाल शर्मा का पिछले 40 सालों यानी साल 1983 से अमेठी की जनता से जुड़ाव रहा है। वह राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा और राहुल गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर अमेठी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर भी आज वोट डाले गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्येंद्र, उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी आज वोट डाले गए हैं, लेकिन 2 सीटों पर सभी की नजर रही है, अमेठी और रायबरेली। किस तरीके से कहना चाहिएगा चीज़ों को? पांचवा चरण चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो तैयारियां थी उसको लेकर के 5वां चरण पूरी तरीके से संपन्न हुआ, और इसी के साथ साथ ये देखा गया कि कई एक जगह वोटिंग परसेंटेज जो दावा किया जा रहा था, और तमाम निर्वाचन अधिकारी और उसको लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे थे। तमाम संबंधित विभाग भी इस दौरान लोगों को जागरूक कर रहे थे कि देश में मतदाता जो है वो प्रतिशत बढ़े। लेकिन इस बार भी उसी तरीके से देखा गया, और खास तौर से लखनऊ की अगर हम बात कर लें पहले, तो लखनऊ में भी 5 बजे तक का जो समीकरण था बेहद ही कम है, क्योंकि समझिए कि 49% वहां पर मतदान हुआ है लखनऊ में। और ये मतदान समझिए राजधानी लखनऊ में है, जहां अधिक से अधिक शिक्षित लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में लोग रहते हैं,
और इतना कम प्रतिशत जो है वाकई में लखनऊ वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। बात करें अगर रायबरेली और अमेठी की, तो यहाँ अमेठी में स्मृति ईरानी और कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर होने की है, लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है भारी दिखाई दे रही है, क्योंकि 19 में भी स्मृति ईरानी यही थी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को यहाँ से उन्होंने हराया था। अब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कभी कांग्रेस से 6 साल पहले टूटकर भाजपा में शामिल हुए यहाँ के उत्तर प्रदेश के मंत्री, वो उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है चीजें देखी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष में दिखाई दी जा रही हैं। और इसी सीट पर जो है 2019 में सोनिया गांधी जीती थी और जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको करीब 1 लाख कुछ वोटों से हराया था। तो ये समीकरण जो है रायबरेली और अमेठी के हैं। वहीं इसी के साथ साथ लखनऊ में राजनाथ सिंह और इसके साथ में यहाँ पर रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर वर्तमान में लखनऊ मध्य से विधायक हैं। तो यहाँ जो टक्कर की बात हो रही थी वो टक्कर कहीं ना कहीं बहुत दूर है और यहाँ के जो मतदाताओं से जो ग्राउंड लेवल पर बात हुई थी उस तमाम मतदाताओं के मत और व्यू के आधार पर अगर देखा जाए तो संभावनाएं जो है यहाँ पर राजनाथ सिंह के पक्ष में बेहद मजबूत दिखाई दे रही हैं। और जो लोग कह रहे थे कि 5 लाख के पार यहाँ पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जीतेंगे, 5 लाख तो नहीं लेकिन जीत अच्छी खासी होगी, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। इस वजह से फिलहाल यहाँ पर जो है राजनाथ सिंह अस्वस्थ हैं इस बात को लेकर के और उनकी जीत भी पूरी तरीके से संभव है। साथ ही साथ लखनऊ की एक दूसरी लोकसभा सीट है मोहनलालगंज लोकसभा सीट। यहाँ भी जो है यहाँ आर.के. चौधरी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से, इनका और कौशल किशोर का जो कहीं ना कहीं जो टक्कर देखी जा रही है इस सीट पर जरूर कहा जा सकता है कि कुछ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता हैं वो अगर जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो मुस्लिम और यादव इकट्ठा वोट जो है ये जो लखनऊ के आसपास जिला सीतापुर का जुड़ा हुआ है। इन सारे सीमाओं को अगर हम ध्यान में देकर के और वहां जो मतदाता है वर्तमान में, तो यादव समीकरण काफी है और मुस्लिम वोटर भी काफी है। तो ये सारे समीकरण जो है कहीं ना कहीं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री और कौशल किशोर जो है यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं ये सारे जाति समीकरण के आधार पर टक्कर देने की बात देखी जा रही है। हालांकि कुछ लोगों से बातचीत भी हुई थी तो तमाम जो मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर शिक्षा हो या फिर तमाम महंगाई की बात हो, कुछ लोगों ने इस बात को लेकर के भी मुद्दों पर मतदान किया। वहीं दूसरी ओर तमाम जो भाजपा के पक्ष में देने वाले जो लोग थे उन्होंने वर्तमान सरकार की सराहना करते हुए और सरकारी योजनाओं का हवाला देते हुए विकास के मुद्दे पर उन्होंने अपना मतदान किया। फिलहाल ऐसे में जो चीजें देखी जा रही हैं वो ये है कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट से जो सपा के जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी और कौशल किशोर की यहाँ टक्कर है। वहीं हम बात करें रायबरेली तो उसमें आपका बाराबंकी में, तो बाराबंकी में वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ है, 64.88% वहां पर जो है मतदान हुआ है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया, उनके पक्ष में समीकरण मजबूत दिखाई दे रहे हैं और यहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में कुछ समीकरण कमजोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब टिकट बंटवारा हुआ था तो उस समय वहां के जो वर्तमान में सांसद थे उनका कुछ अश्लील वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया था और जल्दबाजी में भाजपा ने बहुत कम समय में दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया था। और ये सारी चीजें जो है वहां पर कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है उनके तमाम जीत के जो आकलन है वो यहाँ से स्पष्ट हो जाते हैं। तो आज 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और सभी जगह शांति व्यवस्था के साथ साथ पूरे निष्पक्ष तरीके से मतदान हुआ। छुटपुट की चीजें देखी गई, जहां कहीं कुछ ईवीएम वगैरह जो खराब हुई और कुछ एक चीजें देखी गई जहां शिकायतें थी। तत्काल शिकायत को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा ने उस पर संज्ञान लिया और संबंधित जिले के जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने अपने तमाम हलकारानों के साथ मिलकर के
उन सारी समस्याओं को समाप्त किया। लखनऊ में भी एक आध जगह देखा गया कि पोलिंग बूथ थोड़ा सा लेट चला था ईवीएम मशीन खराब होने के कारण, लेकिन सारी चीजें समय से जो है ठीक कर दी गई। इसी के साथ 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, मगर उन पर बात करें तो यहाँ जो आंकड़े आए हैं पूरा 55.80% मतदान उत्तर प्रदेश की सभी 14 लोकसभा सीटों पर हुआ है। इसी के साथ अमेठी में 52.68% मतदान हुआ है। बांदा में 57.38% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 64.86% मतदान हुआ है। फरीदाबाद में 57.36% मतदान हुआ है। फतेहपुर में 54.56% मतदान हुआ है। गोंडा में 50.21% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 57.83% मतदान हुआ है। जालौन में 53.73% मतदान हुआ है। कैसरगंज में 53.92% मतदान हुआ है। झांसी में 61.18% मतदान हुआ है। कौशाम्बी में 50.65% मतदान हुआ है। लखनऊ में सबसे कम मतदान हुआ है इन सभी 14 लोकसभा सीटों में। ये वाकई में निंदनीय है। लखनऊ के लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर जो उम्मीदें थी वो नहीं थी। भले ही रैलियों में लाखों की संख्या में, चाहे राजनाथ सिंह की हो या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो, लाखों लोग देखे गए हों, भले ही वो चाहे यहाँ के हों या बाहर के लोगों ने, तमाम राजनीतिक दलों ने उनको इकट्ठा किया हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बेहद कम रही है। इससे कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने वाले और जुलूस में शामिल होने वाले लोग कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि वो मतदान के प्रति जागरूक नहीं है। इसी के साथ मोहनलालगंज में 60.10% मतदान हुआ है। रायबरेली में 56.26% मतदान हुआ है। तो लखनऊ में इस मतदान में देखा जाए तो सबसे पीछे रहा। तमाम यहाँ पर अधिकारियों ने तमाम वोटरों को जागरूक करने के प्रोग्राम चलाए। संबंधित जो सरकारी विभाग हैं, चाहे वो रेलवे हो या रोडवेज हो, सभी जगह बैनर पोस्टर लगा करके तमाम चीजों से जो है मतदाताओं को अवगत कराया, लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मतदाताओं के संज्ञान में नहीं आई और यही वजह थी कि लखनऊ में मतदान प्रतिशत कम हुआ। तमाम अधिकारियों के जो संदेश थे और अपील थी, उनको लेकर के लखनऊ के जागरूक और अधिक से अधिक शिक्षित लोगों ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। रेखा। सत्येंद्र, चूंकि एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपने विस्तार पूर्वक तमाम सीटों का जिक्र किया। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी का मुकाबला जो है वो किशोरी लाल शर्मा के साथ आज देखने को मिला और ईवीएम जो है मशीन वो सील कर दिए गए हैं। किशोरी लाल शर्मा पिछले 40 सालों से जो है वो अमेठी से उनका जुड़ाव रहा है। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं के साथ उनके नज़दीकी रिश्ते रहे हैं और इसी का फायदा किशोरी लाल शर्मा को मिला है। क्या लगता है इस सीट पर किस तरीके का मुकाबला जो है वो दिखेगा और 4 जून के नतीजे जो हैं वो किसके पक्ष में हो सकते हैं? समीकरण क्या कहता है सत्येंद्र इस सीट का? अमेठी में जो है अगर हम बात करें वहाँ के समीकरण को लेकर के, तो स्मृति ईरानी 2019 में वहां से जीत कर आई थी और राहुल गांधी को वहां से हार का मुंह देखना पड़ा था। किशोरी लाल शर्मा को इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। उस दौरान राहुल गांधी को हार का मुंह इसलिए देखना पड़ा होगा शायद कि वहां पर और भी दलों के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और भाजपा के मतलब एनडीए के प्रत्याशी की सीधी टक्कर है। तो ऐसे में जो वोट सपा के पास कभी गया होगा वो वोट जो है इस बार कांग्रेस के पास या वहां के प्रत्याशी के पास, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास रहेगा। तो जो समीकरण इस तरीके के हैं, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा रायबरेली लोकल के रहने वाले हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं और लंबे समय से उन्होंने कांग्रेस में सेवा की है। तो ऐसे इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते कांग्रेस ने किशोरी लाल को ऐसी जगह टिकट दिया, विश्वास जताया जहां पर खुद के दांत खट्टे हो गए थे। कारण चाहे कुछ भी रहे हों विगत वर्षों में, लेकिन इस बार जब उनको ये टिकट दिया गया तो पूरा विश्वास रहा होगा। और जब उनको टिकट अचानक दिया गया था लास्ट टाइम किशोरी लाल शर्मा को, तो उन्होंने कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों का धन्यवाद भी किया था कि मैं नहीं जानता था कि इतना छोटे कार्यकर्ता को जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से मिल जाएगी, लेकिन मुझको ये जिम्मेदारी दी गई है तो मैं आश्वस्त हूं कि कांग्रेस के उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और भारी बहुमतों से
जो बहुमत पा करके मैं जीत कर आऊंगा। लेकिन यहाँ जो चीजें रायबरेली में जो अमेठी में किशोरी लाल और स्मृति ईरानी को लेकर के हैं, तो इस बार ये जो समीकरण है, जो सपा के वोटर थे, वो वोटर भी कहीं ना कहीं जो है इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले हैं, किशोरी लाल शर्मा को मिले हैं। तो इन सारे जाति समीकरण को अगर इकट्ठा किया जाए और वहां का जो समीकरण है कांग्रेस का कोर वोट और यादव और मुस्लिम वोट, वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास है। तो किशोरी लाल शर्मा की और स्मृति ईरानी की इन सारी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए वहां टक्कर देखी जा रही है। रेखा, टक्कर देखी जा रही है। अगर हम रायबरेली सीट की बात करें सत्येंद्र, तो आज वोटिंग के दौरान एक खबर ये भी सामने आई कि वहां के मतदाताओं ने जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो उनसे कुछ शिकायत की। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर गड़बड़ी की जा रही है। इसकी शिकायत की जानकारी भी सामने आई है सत्येंद्र। है ये, क्योंकि कई एक जगह रायबरेली में शिकायतें थी मतदाताओं की कमियां आ रही हैं और उन शिकायतों को लेकर कहीं ना कहीं जो पोलिंग बूथ था वो प्रभावित हो रहा था। तो ये शिकायतें जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी को करनी चाहिए थी, लेकिन अखिलेश के आपके राहुल गांधी के पास पहुंची और राहुल गांधी उन लोगों से मिले और मिलने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हुआ और फिर मतदाताओं ने वहां पर मतदान किया। तो वहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि रायबरेली की जो सीट है वो जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां पर सोनिया गांधी पिछली बार जीती थी उसी प्रत्याशी को हराया था और इस बार राहुल गांधी के सामने उसी प्रत्याशी को भाजपा ने खड़ा किया है। ये वही प्रत्याशी है जो 6 साल पहले कांग्रेस से निकलकर भाजपा में आए थे और उनको फिर मंत्री पद दे दिया गया एमएलसी बना करके। लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक जो ग्राउंड अगर बात करें तो वहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके पास नहीं है और अनुभव भी इतना नहीं है और उनको भी ये पता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से निकल कर आया तो वो हमदर्दी भी दिल में है। लेकिन लास्ट टाइम तक वो खड़े रहे और कोई ऐसा बयान नहीं आया, मजबूती से खड़े रहे भाजपा का पक्ष रखते हुए। लेकिन ये सारी चीजें जो वहां से निकल कर आ रही हैं कि लोगों को मतदान नहीं करने दिया जा रहा था और प्रभावित हो रहा था मतदान, राहुल गांधी पहुंचे, समझाया और मतदान शुरू हुआ। तो ये कई एक जगह की शिकायतें थी, उन सारी चीजों को शिकायत में संज्ञान में लेते हुए शिकायतों का निस्तारण किया गया। यहाँ पर राहुल गांधी अस्वस्थ है जीत को लेकर के, क्योंकि उनके पक्ष में वहां के तमाम मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। यहाँ टक्कर की बात करें तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कभी कोर वोट रहे होंगे वो भी आज कांग्रेस के पास हैं और जो यादव समीकरण वोट हैं वो भी उन्हीं के साथ हैं। तो ऐसे में रायबरेली और जहां रायबरेली में टक्कर देखी जा रही है, वहीं अमेठी में भी इसी तरीके के समीकरण हैं। रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो भारत की बात में आज हमने आपको 5वें चरण के लेकर के मतदान समाप्ति के बाद के समीकरण पर जो है हमने चर्चा की है। अब बारी है छठे चरण की, जो कि 25 मई को होने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में 5वें छठे चरण की अगर हम बात करें तो छठे चरण का समीकरण जो है वो किस तरीके का रहता है उस पर भी हम आगे आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन आज जो है वो 5वां चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न रहा। सभी जगहों पर ईवीएम जो हैं वो उन मशीन को सील कर दिए गए हैं और अब नतीजों का इंतजार है जो कि 4 जून को आएंगे। तो मेरे साथ भारत की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।